सूरज जयपुर के नामी हॉस्पिटल में कार्यरत था। आज वो हॉस्पिटल से घर जल्दी आ गया क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ लड़की देखने जाने वाला था। तैयार होकर दोनों लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। कुछ देर बात करने के बाद पूजा चाय की ट्रे ले आई। पीले रंग की साड़ी में पूजा अच्छी लग रही थी। 24 साल की पूजा ने बीएड कंप्लीट किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वो एक साधारण परिवार से थी। कुछ देर सूरज और पूजा ने अकेले में बातें की और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। बारात विदा हुई। कार में सूरज, पूजा और सूरज का दोस्त बैठा था। कुछ देर बाद सूरज का मोबाइल बजा। सूरज ने ड्राइवर से कहा, कार साइड में रोक दो, और कार से उतर कर बातें करने लगा। पूजा ने पूछा, इतनी देर सूरज किससे बातें कर रहा है? तब ही सूरज के दोस्त ने कहा, डॉक्टरों को चैन कहाँ, कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है। पूजा का मन ये सुन थोड़ा शांत हुआ। पूजा सूरज के घर आ गई। सूरज के घर में बहुत कम मेहमान थे। उसकी बुआ, मौसी और कुछ जान पहचान वाले। सभी रस्में उन्होंने ही निभाई। 2-3 दिनों के बाद सभी अपने घर चले गए। अब घर में रह गए सूरज और पूजा। सूरज ने पूजा से पूछा, तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? पूजा ने कहा, जहाँ आप ले जाएं, मुझे तो बस आपके साथ समय बिताना है। सूरज ने सोचा, पूजा को अपने गांव की पुश्तैनी हवेली ले जाता हूँ। वहाँ चारों ओर बहुत हरियाली है और वो जगह पहाड़ों से भी घिरी है। सूरज ने कहा, तुम सामान पैक कर लो, कल हम एक बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। पूजा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? सूरज कुछ कहता उससे पहले उसका मोबाइल बज गया और मोबाइल देख उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कमरे से बाहर बालकनी में जाकर बात करने लगा। पूजा ने फिर सोचा, आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी कॉल आ जाता है जिसे देख सूरज चिंतित हो जाते हैं और सब छोड़ बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सूरज कमरे में आया तो पूजा ने पूछा, किसका कॉल था? सूरज ने कहा, वो सब छोड़ो, चलो आज हम मूवी चलते हैं, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। पूजा तैयार होने लगी पर मन तो उसका उस सवाल से घिरा था कि सूरज ने क्यों नहीं बताया किसका कॉल था। फिर दोनों मूवी गए और देर रात घर आए। अगले दिन कार से गांव जाने के लिए निकल गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कहीं कहीं रुक कर दोनों ने तस्वीरें भी ली। 3 घंटे के सफ़र के बाद वे पहुंच गए। गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही हवेली आई और पूजा कार से उतरी, हवेली को देख हैरान हो गई। पूजा ने देखा हवेली के बाहर लिखा था, कृष्ण हवेली। पूजा ने पूछा, ये हवेली किसकी है? सूरज ने कहा, ये हवेली मेरे पिता की है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उनके पिता ने ये उन्हें दी थी। फिर एक 20 साल की लड़की हवेली में से बाहर आई। उसे देख सूरज ने पूजा से कहा, ये हेमा है, सुनीता काकी की बेटी है। पहले काकी हवेली की देख रेख करती थी, अब हेमा करती है। हेमा सारा सामान अंदर ले गई। पूजा भी उसके साथ अंदर चली गई। देखती है हवेली बहुत ही सुंदर है। उसने ऐसी आलीशान हवेली कभी नहीं देखी थी। हेमा पूजा से कहती है, भाभी आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पूजा कमरे में जाती है। देखती है बड़ा ही आलीशान कमरा है। सुंदर पेंटिंग, झूमर, सोफ़े, कालीन, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन पूजा ने हेमा से कहा, आज मैं सूरज की पसंद का खाना बनाऊंगी, तो मेरी मदद करना। पूजा ने सारा खाना सूरज की पसंद का बनाया। सूरज खाना देख बहुत खुश हुआ। जैसे ही सूरज ने 1-2 निवाले खाए, फिर उसका फ़ोन बजा। ये देख पूजा कहती है, सूरज पहले खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा, फिर फ़ोन पर बात करना। पर सूरज पूजा की बात को नज़रअंदाज कर फ़ोन उठाकर बात करते हुए बाहर चला गया। पूजा सोच में पड़ गई, आखिर किसका फ़ोन है जो मुझे नज़रअंदाज कर मेरे बनाए खाने को भी यूँ छोड़ चले गए। कुछ देर बाद सूरज अंदर आया और पूजा से कहता है, सॉरी। पूजा ने पूछा, किसका कॉल था? पर सूरज बात को पलट देता है और कहता है,
बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, खाना खाते हैं और पूजा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। अगले दिन सूरज नहा रहा था और पूजा फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तभी सूरज के मोबाइल की घंटी बजती है। पूजा मोबाइल में नाम पढ़ती है रियांश। वो फ़ोन उठाने जाती है पर फ़ोन कट जाता है। तभी मैसेज अलर्ट टोन बजता है। वो मैसेज देखती है, मैसेज किसी रियांश का ही होता है। पॉपअप से वो बस इतना ही पढ़ पाती है कि पापा फ़ोन क्यों नहीं किया। लॉक लगा होने के कारण वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाती। पूजा पापा शब्द पढ़ सोच में पड़ जाती है, आखिर ये रियांश कौन है और वो सूरज को पापा क्यों कह रहा है। कहीं सूरज तलाकशुदा तो नहीं और उसका एक बेटा हो। उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी क्यों करेगा। ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसने सूरज से पूछना चाहा पर वो कश्मकश में थी कि पूछे या ना पूछे। वो पूरा दिन उदास और बेचैन थी। सूरज ने बाहर घूमने जाने को कहा पर पूजा ने सर दर्द का बहाना बना लिया। रात को 2 बजे के आसपास पूजा की नींद खुली और देखा कि सूरज बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढती है। उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखी। वो उस कमरे में जाने लगी पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। पूजा वापस आकर सो गई। कुछ देर बाद सूरज भी आकर सो गया। पूजा सुबह देखती है, अब उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अगले दिन सुबह सूरज गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। पूजा रसोई में हेमा के पास गई और पूछती है, उस कमरे में ताला क्यों लगा है। हेमा कहती है, पता नहीं भाभी, मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से यहाँ ताला ही देखा। भैया के पास चाबी रहती है, उन्हें ही मैंने उस कमरे में जाते देखा है। और हाँ, वो कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। 1-2 बार भैया से कहा भी सफाई करने का, पर उन्होंने कहा उस कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन पूजा और ज़्यादा परेशान हो गई। सोचती है आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है। रात को पूजा जल्दी सोने का नाटक करती है। कुछ देर बाद देखती है सूरज एक बॉक्स में से चाबी निकाल फिर उस कमरे में जाता है। पूजा भी उसके पीछे जाती है पर आज भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगले दिन पूजा सुबह सूरज से कहती है, आज सुबह से ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तुम मुझे पास के मेडिकल स्टोर से दवाई ला दो ना। सूरज मेडिकल स्टोर से दवाई लेने चला जाता है। उसके जाते ही पूजा उसी बॉक्स में से चाबी निकाल कर उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही पूजा कमरे में जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें सूरज एक लड़की के साथ है। वहाँ बहुत सारी किताबें अलमारी में रखी हैं, टेबल चेयर भी है। इतने में सूरज की आवाज़ आती है, पूजा कहाँ हो। अरे मेरा पर्स मैं घर पर ही भूल गया, मिल नहीं रहा। पूजा गुस्से से उस कमरे से बाहर आती है और सूरज भी पूजा को देख लेता है। पूजा कहती है, धोखेबाज इंसान, तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोज़ फ़ोन करता है, तब ही तुम फ़ोन आते ही उठकर चले जाते हो और मुझसे ये बात छिपा रहे थे। तभी मैं सोचूं कि मुझ जैसी सामान्य लड़की से तुमने शादी क्यों की। सूरज कहता है, पूजा तुम गलत समझ रही हो। पूजा कहती है, अच्छा तो सच क्या है। सूरज उसका हाथ पकड़ कमरे में ले जाता है और कहता है, वो मैं नहीं मेरा भाई है। पूजा कहती है, अब सच छिपाने के लिए कहानी अच्छी बना रहे हो तुम। सूरज टेबल में से एक एल्बम निकालता है और तस्वीर दिखाता है। उसमें सूरज और उसके साथ उसी का हमशक्ल एक और लड़का था। सूरज कहता है, ये मेरा भाई नीरज है, हम दोनों जुड़वा भाई थे। सूरज कुछ तस्वीरें और दिखाता है जिसमें वे दोनों भाई अपने पापा और मम्मी के साथ थे। पूजा पूछती है, अब तुम्हारा भाई कहाँ है और वो लड़की कौन है तस्वीर में, और वो रियांश कौन है जो तुम्हें पापा बुलाता है। सूरज कहता है, मैं और नीरज भैया जुड़वा भाई थे। नीरज भैया मुझसे 5 मिनट बड़े थे।
हमारे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था। जब हम 10 साल के हुए तब ही हमारी माँ का निधन हो गया। उसके बाद पिताजी ने हमें हॉस्टल भेज दिया। हम दोनों भाई छुट्टियों में गांव आ जाया करते थे। फिर जब हम दोनों भाई 12वीं पास हुए उसके बाद भैया पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए शहर में रहकर आगे पढ़ाई करने लगा। पिताजी से मिलने मैं और भैया कभी कभी गाँव आ जाते थे। नीरज भैया हमारे गांव की एक लड़की नेहा को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। नेहा बहुत गरीब थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। पिताजी और मुझे नीरज भैया की नेहा से दोस्ती पसंद नहीं थी, क्योंकि हम दोनों को ऐसा लगता था कि वो भैया से नहीं उनके पैसों से प्यार करती है। भैया की विदेश से डिग्री पूरी हुई और वो कुछ दिनों के लिए गांव में रहने के लिए पिताजी के पास आए, पर मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी। कुछ महीनों बाद मैं गांव गया और मुझे पता चला कि नेहा किसी के साथ भाग गई। ये सुन मैं खुश हुआ कि उस धोखेबाज से भाई का पीछा छूट गया। मैं और भैया दोनों बहुत व्यस्त रहने लगे। फ़ोन पर भी कम बातें होने लगी, मिलना जुलना भी कम हो गया। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में भैया कभी भी गांव नहीं आया। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन मुझे विदेश के एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो भैया ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, मैंने तुझे यहाँ कुछ बताने के लिए बुलवाया है, और बताया कि जब वो डिग्री कंप्लीट कर पिताजी से मिलने कुछ दिनों के लिए गांव आए थे, तब उनका नेहा से मिलना जुलना रोज़ होता रहा और वे दोनों बहुत नज़दीक आ गए थे। फिर कुछ दिनों बाद भैया विदेश वापस चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि नेहा गर्भवती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि पिताजी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी उसे पसंद नहीं करता। इसलिए भैया ने अपने दोस्त की मदद से नेहा का पासपोर्ट बनवा लिया और उसे विदेश बुलवा लिया। वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। फिर नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रियांश रखा। वो खुश थे और बताना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं मैं और पिताजी उनसे नाराज़ हो हमेशा के लिए रिश्ता ना तोड़ लें। वो और नेहा किसी काम से बाहर गए थे और उनके साथ हादसा हो गया। नेहा वहीं चल बसी और भैया ने बताया, रियांश घर पर उनकी आया के साथ है, अब तुझे उसका ख्याल रखना है। और ये कहते कहते कुछ देर बाद भैया भी चल बसे। जब मैं भैया के बताए हुए पते पर उनके घर गया तो रियांश मुझे पापा समझ मेरे गले लग गया। मैं उसे सच बता ना सका, बस इतना ज़रूर बताया कि उसकी मम्मी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर मैं रियांश को लेकर यहाँ आ गया। 1 साल रियांश को मैंने अपने साथ रखा, फिर हॉस्टल भेज दिया। पिताजी भैया के जाने का गम बर्दाश्त ना कर सके और चल बसे। आज रियांश 10 साल का हो गया और शहर के हॉस्टल में रहता है। जानती हो पूजा, ये कमरा भैया का था। वे जब भी गांव आते इसी कमरे में रहते। एक दिन मैंने इस कमरे में नेहा और भैया की तस्वीर देखी तो उसे बड़ा करके यहाँ लगवा दी। इस कमरे में भैया की यादें हैं और मैं नहीं चाहता कोई इस कमरे में आए, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैं ही इसकी सफाई करता हूँ और जब उनकी याद आती है या बेचैन होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। तब ऐसा लगता है भैया मेरे साथ ही हैं। ये सब बताते बताते सूरज की आंखें नम थीं। पूजा की आंखें भी भर आई थी। पूजा ने पूछा, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सूरज ने कहा, पूजा, यदि मैं ये बात किसी भी लड़की को बताता तो वो कभी भी रियांश को स्वीकार नहीं करती। हो सकता है रियांश के मुझे पापा कहने पर भी एतराज़ करती और उसे सच बता देती। मैं ये सच में कभी रियांश को नहीं बताना चाहता कि मैं उसका पिता नहीं चाचा हूँ। वैसे भी वो हॉस्टल में रहता है, इसलिए मैंने सोचा जब तुम थोड़ा मुझसे घुल मिल जाओगी तब बता दूँगा। पूजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने शक किया। सूरज ने कहा,
सॉरी, गलती मेरी ही थी। मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। मेरी हरकतों से शक किसी को भी हो सकता है। कुछ दिन गांव रहकर दोनों शहर आ गए। पूजा ने सूरज से कहा, अब रियांश को आप घर ले आओ। अब से वो हमारे साथ रहेगा। उसे हम दोनों का प्यार चाहिए। रियांश को लेने दोनों हॉस्टल जाते हैं। सूरज रियांश को बताता है ये उसकी नई माँ है। रियांश ये सुन बहुत खुश होता है और पूजा उसे गले से लगा लेती है। फिर वे तीनों खुशी से रहते हैं।